वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़ा नाइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे दिसंबर मंथ के हैं। तो काफ़ी टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सोशल इश्यूज़। तो सोशल इश्यूज़ में कुछ टॉपिक बची हुई है, जैसे कि यहाँ पे सरोगेसी एक्ट देखेंगे कि ये फाइनली यहाँ पे हमारे यहाँ अब सरोगेसी एक्ट है। तो देख लेते हैं कि इसकी ईच एंड एवरी प्रोविजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट यहाँ पे है, तो इससे आपको पता चल पाएगा देश विदेश में कि कितने यहाँ पे माइग्रेंट पीपल्स है और उनकी क्या यहाँ पे कंडीशंस है। फिर यहाँ पे न्यूज़ इन शॉर्ट से छोटे छोटे न्यूज़ है, तो इसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। तो आज की यहाँ पे टॉपिक है सरोगेसी एक्ट 2021। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ आप लोग के लिए कि वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2022 स्टार्ट हो चुकी है। 5 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोग को ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, वहाँ जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। की फीचर्स देख लेते हैं। सरोगेसी कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। इट मीन्स कि इस कानून में ये भी डिफाइन किया गया है कि सरोगेसी का क्या मीनिंग है। तो इस फिगर को देखिए एक कपल होते हैं जो कि आप कह सकते हो कि अब ये पेरेंट्स है, इंटेंडेड पेरेंट्स है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा इन्हीं का है बट कोक किसी और का है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि ये इंटेंडेड पेरेंट्स है, तो ये पिंक कलर में है, तो इनका बच्चा भी यहाँ पे पिंक कलर से दिखाया जा रहा है। बट ये आपका जेस्टेशनल कैरियर है, ये बस यहाँ पे इन कपल के बच्चे को ये कैरी कर रही है। ओके, तो फिर उसके बाद आप देखो ये कैरी करने के बाद जब 9 मंथ्स पीरियड पूरे हो जाएंगे तो फिर ये बच्चे को ये इंटेंडेड पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। तो फिर इस तरीके से एक हैप्पी फैमिली यहाँ पे बनती है। इसे कहते हैं सरोगेसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यहाँ पे जो मदर होती है, जो फीमेल होती है, जो वाइफ होती है, वही कैरी करती है। बट यहाँ पे क्या है कि जेस्टेशनल एक कैरियर होते हैं जो कि 9 मंथ्स उस बच्चे को अपने कोख पे रखते हैं। ये इसी चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सरोगेसी एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पे विमेन एक बच्चे को बर्थ देती है, लेकिन वो बच्चा किसका होता है, किसी और का होता है, यानी कि कोई इंटेंडिंग कपल का यहाँ पे वो बच्चा होता है। लेकिन बस इसी इंटेंशन से वो यहाँ पे अपने कोख में रखती है और जन्म देती है कि जन्म देने के बाद वो इंटेंडिंग कपल को उस बच्चे को हैंड ओवर कर देगी। ऐसा नहीं है कि 9 महीने अपने कोख में रखने के बाद वो किसी भी अधिकार से ये नहीं कह सकती कि ये उनका बच्चा है। तो ये एक प्रॉमिस होता है यहाँ पे, तभी जाकर इस तरीके की सरोगेसी की प्रैक्टिस को यहाँ पे चलाया जाता है। अब देखते हैं न्यू बॉडीज़ है जो कि यहाँ पे सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है। सबसे पहले अगर देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है और सरोगेसी बोर्ड है। यहाँ पे क्या है कि चेयरमैन होंगे जो कि मिनिस्टर इन चार्ज है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स के। इनका क्या काम है, इनका काम होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना। मान लीजिए कि सरोगेसी से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी मैटर है, किसी भी तरीके की और कानून बनानी है, आगे चलकर अमेंडमेंट करनी है या कुछ और यहाँ पे न्यू प्रोविजंस को इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे ये बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, साथ ही टाइम टू टाइम ये भी देखा जाएगा ना कि ये कानून है और कानून के जितने भी प्रोविजंस है वो यहाँ पे रिव्यू करेंगे और मॉनिटर भी करेंगे। यानी कि आप देखो कि जितने भी प्रोविजंस है उनको तो इम्प्लीमेंट करना है और बेटर तरीके से, सही तरीके से, इन राइट डायरेक्शन ये आपका इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस चीज़ों को यहाँ पे रिव्यू और मॉनिटर भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट भी होंगे कि यहाँ पे सरोगेसी क्लिनिक्स किस तरीके से काम करने वाले, इट मीन्स कि रूल्स एंड रेगुलेशंस भी यहाँ पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा किसी भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लेबोरेटरी के लिए, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट के लिए, और एक्सपर्ट मैन पावर होंगे जो कि यहाँ पे सरोगेसी क्लिनिक के लिए यहाँ पे आपका इसके द्वारा एम्प्लॉयड किया जाएगा। इट मीन्स कि बेसिकली आप यहाँ पे ये समझो कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड होगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, कैसा यहाँ पे आप देखो कि सरोगेसी के जो भी लोग होंगे या फिर जो यहाँ पे सरोगेसी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए किस तरीके का यहाँ पे प्रोविज़न होगा, उस चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। कैसे लैब्स होंगे, कैसे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट होगा, तो ये सारी चीज़ें रखी जाएगी। साथ ही परफॉर्मेंस भी देखनी है। बहुत सारे बॉडीज़ जो इस कानून के तहत बनाई जाएगी उनकी क्या परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसको भी देखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे स्टेट असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और जो सरोगेसी बोर्ड है इसकी भी फंक्शनिंग को ये यहाँ पे सुपरवाइज करते रहेंगे। तो आप देखो कि क्या है कि नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड ये बनाया जाएगा। तो ये जो है ये फंक्शनिंग भी देखेंगे कि यहाँ पे जो हर एक राज्य में ये आपका बॉडी बनाया जाएगा, बोर्ड बनाया जाएगा, तो वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो इनको देखने के लिए यहाँ पे नेशनल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड होगा। साथ ही यहाँ पे स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और सरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा जो कि हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अलग से होगा। इट मीन्स कि नेशनल लेवल पे अलग से होगा और हर एक राज्य में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो इसमें अलग से ये होगी। अब देखते हैं कि सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए क्या क्या बातें रखी गई हैं। सबसे पहले कि जो कमर्शियल सरोगेसी है उसको रोका जा रहा है और अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को ये अलाउ किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि पहले 2 तरीके की जो सरोगेसी होती है इसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। अल्ट्रुस्टिक
सरोगेसी एंड कमर्शियल सरोगेसी। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इन दोनों में बेसिक प्रॉब्लम ये है, कमर्शियल सरोगेसी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पैसे का लेन देन है या फिर मॉनेटरी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो कमर्शियल सरोगेसी में क्या होता है कि एक कपल अगर यहाँ पे किसी फीमेल को हायर करते हैं उनके बच्चे को कोख में रखने के लिए, तो उसके बदले में यहाँ पे फीमेल को कुछ पैसे भी देने होंगे, यानी कि यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, कोई रिवॉर्ड होनी चाहिए, तभी यहाँ पे फीमेल काम करेगी। अब आप ये सोचो कि कोई भी जो है 9 महीने किसी के और बच्चों को अपने कोख पे क्यों रखेगी, कोई ना कोई उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, या फिर 9 महीने रखने के लिए उनका केयर करना होता है। आप जानते हो प्रेगनेंसी के दौरान जच्चा बच्चा दोनों का बहुत ज़्यादा केयर करना होता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे उनकी देखभाल की जाएगी, उनको यहाँ पे जो है मॉनेटरी बेनिफिट इन कैश या फिर कोई काइंड किसी तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में क्या है कि यहाँ पे कोई मॉनेटरी कंपनसेशन नहीं है। यहाँ पे जो सरोगेट मदर होते हैं ना, उनको यहाँ पे देखिए मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह दिया जाएगा, इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है, बट उसके अलावा कोई पैसे वगैरह नहीं दी जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में आप देखो कि सबसे ज़्यादा जो, हमारे देश में नहीं, इन जनरल आप देखो कि जो सबसे ज़्यादा फीमेल एक्सप्लॉइट हो रही है ना सरोगेसी के नाम पे, वो कमर्शियल सरोगेसी में हो रहा है। इसलिए ये कहा गया ना कि कमर्शियल सरोगेसी को हमारे देश में प्रोहिबिट किया गया, इसको अलाउ नहीं कर रहे, और अगर अलाउ कर भी रहे हैं तो सिर्फ अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को कर रहे, जिसमें कि पैसे का लेन देन नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो कि सरोगेसी अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि सरोगेसी को परमिट किस कंडीशन में किया जाता है। कब कह सकते हैं कि कोई यहाँ पे कपल जो है वो एलिजिबल है सरोगेट मदर को हायर करने के लिए, या फिर कोई फीमेल जो है वो रेडी है सरोगेट मदर बनने के लिए। तो यहाँ पे एक कपल के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से रखी गई है प्रोविज़न कि कब एक कपल जो है वो सरोगेट को हायर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि अगर उस कपल में ये प्रूव हो जाता है कि वो यहाँ पे इनफर्टिलिटी है, इट मीन्स कि यहाँ पे इनफर्टाइल है और वो यहाँ पे अब अपने बच्चे को वो जन्म नहीं दे सकते या फिर कोख में नहीं रख सकते, तो उनके लिए बच्चे को जन्म करना, जैसे IVF है, आपने गुड न्यूज़ मूवी देखा होगा, तो उसमें IVF जो है इन विट्रो फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी को दिखाया गया है कि कैसे अगर बच्चे फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं इन बॉडी, तो वो आउटसाइड भी कर सकते हैं इन लैब। तो वही चीज़ें हैं कि अगर इनफर्टिलिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है, तब एक कपल को यहाँ पे अधिकार दे दिया जाता है कि आप सरोगेसी के थ्रू अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे कहा गया है कि सिर्फ ऑल्ट्रिस्टिक सरोगेसी पर्पस के लिए ही यहाँ पे आपका सरोगेसी की परमिशन दी जाएगी। इट मीन्स कि कोई भी बेनिफिशियल यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिशियल नहीं देना है। थर्ड है कि नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन फॉर सेल। इट मीन्स कि आप ये समझो कि सरोगेसी को अगर आप हायर कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे बच्चे पैदा करके उसको बेच दोगे या फिर प्रोस्टिट्यूशन में लगा दोगे या फिर कोई ऐसा काम करोगे जिससे कि बच्चे की लाइफ हेल हो जाएगी या फिर बच्चों को यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ऐसा कोई भी काम के लिए, कोई भी पर्पस के लिए यहाँ पे सरोगेसी को हायर नहीं कर सकते। फोर्थ है कि कोई ऐसी कंडीशन या फिर कोई डिसीज़ स्पेसिफाइड जो कि रेगुलेशन के थ्रू हो, तो कोई भी कंडीशन जिसमें कि आप देखो कि कुछ भी सही नहीं हो, तो वैसे कंडीशंस को यहाँ पे रोका जाएगा, उस हिसाब से जो है यहाँ पे सरोगेसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। सो बेसिकली आप ये समझो कि हाँ, वैसे कपल्स को यहाँ पे सरोगेसी के लिए अलाउ किया गया है जो कि प्रूव होना चाहिए कि वो इनफर्टिलिटी है, एंड सेकेंड है कि वो किसी भी तरीके के, अगर बच्चे को यहाँ पे जन्म देते तो किसी भी तरीके के यहाँ पे हैजार्डियस काम में उनको नहीं लगाना है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करना है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं पैदा करना है, ना ही उनको बेचने के लिए पैदा करना है। ओके, अब सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ये चीज़ें कहा गया है कि जितने भी सरोगेसी क्लिनिक हमारे देश में बनेंगे उनको यहाँ पे कंपलसरी बनाना है कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक या एक से ज़्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को अपॉइंट किया गया है कि वो यहाँ पे कुछ एक्शंस ले, यानी कि जितने भी एक्शंस हैं, जैसे कि आप देखो कि इस कानून के जो भी प्रोविजंस है, अगर वो वायलेट होते हैं, अगर उनका हनन होता है, तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना ज़रूरी है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम लोग यहाँ पे देख ले कि कौन कौन सी ऐसी फीमेल होगी, मदर होगी जो कि सरोगेट मदर बन सकती है, तो लेडी शुड बी अ मैरिड वुमेन। कोई भी मैरिड वुमेन है, अगर उनका यहाँ पे खुद का बच्चा है और उनका जो एज है वो 25 से 35 ईयर्स ओल्ड है, तभी वो यहाँ पे सरोगेट मदर बन सकती है। ओके, पहली तो मैरिड है, दूसरी है कि 25 to 35 ईयर्स एज होना चाहिए, थर्ड वन इज कि उनका खुद का बच्चा होना चाहिए, तभी वो यहाँ पे सरोगेट मदर बन सकती है। सेकेंड है कि सरोगेट ओनली वंस इन हर लाइफ टाइम। इट मीन्स कि अगर कोई फीमेल यहाँ पे सरोगेट बन रही है, सरोगेट मदर, तो वो सिर्फ एक ही बार बन सकती है, बार बार नहीं। थर्ड है कि एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मेडिकल और यहाँ पे साइकोलॉजिकल फिटनेस के लिए लेना होगा। इट मीन्स कि जिस भी मदर को यहाँ पे सरोगेट मदर बनाया जा रहा है, तो दिमागी तौर पर वो यहाँ पे फिट होनी चाहिए, मेडिकली तौर पर वो फिट होनी चाहिए। इस तरीके का यहाँ पे सर्टिफिकेशंस देना ज़रूरी है। तो ये 3 क्राइटेरिया रखा गया है यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए, जिनको यहाँ पे सरोगेट मदर बनाया जाएगा। अब कपल्स कौन कौन होंगे जो कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो जितने भी इंटेंडिंग कपल्स हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी होनी चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए।
चाहिए। जैसे कोई अथॉरिटी है, जैसे हमारी बोर्ड बनाई गई है, तो उनके द्वारा किसी कपल को अगर ये दे दिया जाता है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, इट मीन्स कि ये प्रूव हो जाता है कि वो इनफर्टिलिटी है, ये प्रूव हो जाता है कि अब वो सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे को वो पैदा कर सके। तो इसीलिए वैसे कपल्स को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा कि वो सरोगेसी का हेल्प ले सकते हैं। फाइन, अब देख लेते हैं यहाँ पे कि सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी फॉर कपल्स क्या क्या है। तो सबसे पहली है कि इस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि वो इनफर्टाइल है, ठीक है, यानी कि या तो मेल हो या तो फीमेल हो या तो दोनों मेंबर हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपका किससे दिया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से ये आपका प्रूवन इनफर्टिलिटी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सेकंड है कि इन ऑर्डर ऑफ परसेंटेज पेरेंटेज एंड कस्टडी ऑफ सरोगेट चाइल्ड, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट से पास होगा कि जो यहाँ पे सरोगेट मदर के थ्रू जो यहाँ पे बच्चे को जन्म दिया जाएगा, तो उन बच्चों को यहाँ पे कपल को अडॉप्ट करना ही है और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स बनना ही है, और उस सरोगेट चाइल्ड के जो यहाँ पे कस्टडी होंगे वो यहाँ पे इंटेंडिंग कपल्स ही होंगे। सेकंड है कि इंश्योरेंस कवरेज कराना ज़रूरी है। 36 मंथ का यहाँ पे, यानी कि पोस्टमार्टम जब डिलीवर हो जाएगा बच्चा, तो फिर यहाँ पे 36 मंथ्स का यहाँ पे आपका इंश्योरेंस कवरेज कराना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी में ये मेंशन्ड होगी। 3 चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी में क्या होगा, एलिजिबिलिटी में होगा कि यहाँ पे आप देखो कि 23 से 50 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए वाइफ का एज, और 26 से 55 ईयर्स ओल्ड जो है हस्बैंड का एज होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया रख दिया गया है क्योंकि आप देखो कोई भी एग्जाम में भी आप बैठते हो तो आपके एज पे ही डिफाइन करता है कि आप कोई एग्जाम दे सकते हो या फिर नहीं दे सकते हो। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी कही गई है कि यहाँ पे वाइफ और हस्बैंड की एज डिफाइन की गई है। वाइफ की थोड़ी कम है, वाजिब सी बात है, आप ये समझ सकते हो, 23 to 50 ईयर्स है, और मेल की ज़्यादा है, 26 to 55 ईयर्स है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें एलिजिबिलिटी में सेकंड क्या है कि उनके पास कोई भी सर्वाइविंग चाइल्ड नहीं होना चाहिए। अगर एक भी कपल को एक बच्चा है और अगर वो चाहते हैं कि सेकंड बेबी करे, लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स कि अब वो सरोगेसी को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। फिर आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, तो थिंक लॉजिकली। ओके, लॉजिक लगाकर आप सोचो कि यहाँ पे अगर एक बच्चे हैं तो उनको दोबारा यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा कि सरोगेट मदर से आप यहाँ पे बच्चे को जन्म दो। अदर फीचर्स देख लेते हैं। एक बच्ची जो यहाँ पे अगर मान लो कि सरोगेसी प्रोसेस से अगर वो यहाँ पे जन्म लेती है, तो उनको बायोलॉजिकल चाइल्ड ही समझा जाएगा। उनको कहीं से भी इस तरीके का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि वो किसी और के कोख से पैदा ली है। बच्चा तो यहाँ पे कपल का ही है, लेकिन बस वो 9 महीने रखने का जो यहाँ पे है वो यहाँ पे कोई और लेडी रखेगी, तो ऐसा नहीं है, वो भी बायोलॉजिकल ही चाइल्ड होंगे उस पेरेंट्स के। इस तरीके से इसको लेकर चलना है। एबॉर्शन अगर सरोगेट चाइल्ड का किया जा रहा है तो रिसेंट कंसेंट चाहिए। सबसे पहले तो सरोगेट मदर का रिसेंट कंसेंट चाहिए, और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से यहाँ पे ऑथराइजेशन होनी चाहिए। अब देखिए कोई यहाँ पे सरोगेट मदर है, अगर उनको किसी भी तरीके का कॉम्प्लेक्सन होती है या फिर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अराइज होती है, या फिर उनके तरफ से किसी भी तरीके का ये ऐसा होता है कि वो सरोगेट मदर अब नहीं बनना चाहती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सबसे पहले क्या है कि रिटन कंसेंट चाहिए, ठीक है। अबॉर्शन वगैरह करा सकते, कोई हेल्थ इशू आ जाती है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी में, तो उस समय अगर उनको यहाँ पे अबॉर्शन करानी है तो रिटन नोटिस किसका चाहिए, रिटन कंसेंट चाहिए सरोगेट मदर का। फाइन, और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ये जो ऑथराइजेशन है ये कंप्लाइंट होना चाहिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 है, उसके तहत ये पूरी तरीके से मेंशन किया गया है कि कब और यहाँ पे कितने एज तक कोई महिलाएं जो है वो प्रेग्नेंट मीन्स टर्मिनेट करा सकती है अपनी प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो ये चीज़ें मेंशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे काम भी करना है। ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ भी है, इट मीन्स कि यहाँ पे सज़ा वगैरह के भी प्रावधान रखा गया, और इम्प्रिजमेंट आप देखो 10 साल का है, और फाइन जो है यहाँ पे 10 लाख तक का भी है, तो एक बड़ी रकम आप कह सकते हो। अब देखिए कानून तो लाया गया है बहुत ही तो जन्नत करने के बाद हमारे देश में, क्योंकि अगर आप मेरे से जुड़े हुए हो तो आपको ये पता होगा कि पिछले 2 से 3 साल में मैं कई बार इस टॉपिक को डील कर चुकी हूँ, सरोगेसी वाला। तो बिल भी जब आने की बात की गई थी, जब इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा राज्यसभा, तो उस समय भी मैं इसको डिस्कस की थी। आज फाइनली जाकर यहाँ पे कानून बन चुका है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अब डिटेल में देख रहे हैं। ओके, अब ये आपका एक सही हो गया, इसको आप बार बार रिवाइज करोगे, इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनेगा भी। सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहले मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ट्रेंड बढ़ते जा रहा था, तब आप देखो कि अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। हर कोई चाहते हैं कि कमर्शियल यहाँ पे सरोगेसी हो, ठीक है। तो एक मार्केट रेगुलेशन की ज़रूरत है कि हमारे देश में किस चीज़ को परमिट किया गया है, नहीं किया गया। जब तक कानून नहीं होगा तब तक उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे कोई भी तरीके का चार्जेस नहीं अप्लाई कर सकते। सेकंड है कि यहाँ पे सेफगार्ड है, यानी कि सरोगेट मदर्स के लिए यहाँ पे आप देखो कि जो भी राइट्स वगैरह है उसको बहुत अच्छे तरीके से सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया। ये चीज़ें यहाँ पे इंश्योर की गई है ना कि मदर की जो बेसिक राइट है
इट मीन्स कि यहाँ पे डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही सेफगार्ड यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है कि जो राइट ऑफ द वुमेन है अपने बॉडी के ऊपर, कि वो कब अपने बच्चे को यहाँ पे अबॉर्ट करना चाहती है और कब तक बच्चे को रखना चाहती है। तो ये भी राइट का जो यहाँ पे आपका अधिकार दिया गया है विमेन को। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि विमेन के जो हेल्थ का राइट है वो भी उनको दिया जाएगा कि उनके बॉडी में और उनके बॉडी को लेकर, और साथ ही प्रोविज़न भी है अबॉर्ट कराने का, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि मतलब कि राइट ऑन हर बॉडी है ना, कि वो जब चाहेगी तो अपने बॉडी का उस हिसाब से उनका अधिकार है कि वो बच्चा रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सेफगार्ड दिया जाएगा, यानी कि बच्चे का भी जो राइट्स है उनको भी सेफगार्ड दी जाएगी। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जेनेटिक और अदर डिसेबिलिटी के कारण जो अबेंडमेंट ऑफ चाइल्ड होगा, यानी कि जो कपल की सोशल और मैरिटल स्टेटस अगर ये लीगली अलाउड नहीं करेंगे तो ये कानूनी तौर पे अलाउड नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई जेनेटिक बीमारी होती है या फिर कुछ और डिसेबिलिटीज़ अगर हो जाती है बच्चों पे, तो उनको ऐसा नहीं है कि जो कपल है, इंटेंडिंग कपल है, वो उनको छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलाउ नहीं की गई है, ठीक है, लीगली अलाउड नहीं है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही मेडिकल टूरिज्म वगैरह अगर हमारे देश में तो उसको भी प्रमोट किया जाएगा। इंडिया आप देखो एक ह्यूज मार्केट है सरोगेसी का। आज के डेट में आप देख सकते हो कि हर एक बहुत ज़्यादा ये सरोगेसी की जो है यहाँ पे डिमांड है और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है, और इस तरीके से इसका प्रोविजंस जो है वो कपल आज की डेट में इसको ले भी रहे, मतलब कि ऐसा इस्तेमाल कर भी रहे। तो इसलिए इसके लिए हमारे देश में कानून आ गया है। तो कानून आ गया है तो इसलिए आप देखो कि इंडिया में एक ह्यूज मार्केट है सरोगेसी को लेकर। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि इंडिया की जो सरोगेसी इंडस्ट्री है उसकी साइज़ कितनी है, तो $2 बिलियन तक का है एक साल में। मोर देन 3000 फर्टिलिटी क्लिनिक्स जो है वो इंगेज है पूरे देश भर में इस काम को कराने में। साथ ही इंडिपेंडेंट पेरेंट्स का भी यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो राइट टू लाइफ है और उनके फैमिली को कंप्लीट करने का भी अधिकार है। क्यों कोई कपल अगर यहाँ पे नहीं सक्षम है तो उनको इस तरीके से छोड़ना भी तो नहीं है, उनके पास भी कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। तो इसलिए इस तरीके के इंटेंडेड पेरेंट्स के लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम आप कह सकते हो। सो दीज आर द सरोगेसी। सरोगेसी यही है कि हमारे देश के लिए यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए बेटर है। सरोगेट मदर्स को पूरा राइट दिया गया है, बच्चों का राइट दिया गया है, मेडिकल टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे इंटेंडेड पेरेंट्स को भी अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे शॉर्ट कमिंग ऑफ द एक्ट। टोटल बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी, सबसे बड़ी इशू यही निकल कर आ रही है कि अगर दो तरीके की सरोगेसी है तो टोटल बैन करना किसी भी चीज़ पे, क्या ये सही है कि नहीं। तो टोटल बैन किया जा रहा है कमर्शियल सरोगेसी में, जिससे कि आप देख सकते हो कि ये जो इंडस्ट्री है ना, सरोगेसी इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और जो सरोगेट मदर है, आप देखो कि सरोगेट मदर बहुत सारी महिलाएं होती है जो कि अगर किसी और के बच्चे को अपने कोख में रख रही है तो वो कहीं ना कहीं कुछ मॉनेटरी बेनिफिट चाहती होगी। तो अगर उनको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिलेगा तो इट मे बी पॉसिबल कि उनकी जो सिचुएशन है वो वल्नरेबल हो जाए। जैसे कि आप देखो कि बीके पार्थसारथी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एपी है, आंध्र प्रदेश है, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि राइट टू डिसाइड अबाउट रिप्रोडक्शन, जो कि एसेंशियली है एक पर्सनल चॉइस के लिए। इट मीन्स कि एक पर्सनल चॉइस होना चाहिए किसी का भी कि वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कब करना चाहते हैं, और स्टेट का जो इंस्ट्रूशंस है इस तरीके से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको यहाँ पे स्क्रूटनाइज करना चाहिए। तो ये चीज़ें इस जजमेंट के द्वारा दी गई थी। साथ ही आप देखो सेकंड कहा जा रहा है कि रेस्ट्रिक्ट करना सरोगेसी को सेक्सुअल कपल के लिए। हमारे एपेक्स कोर्ट के द्वारा देविका विश्वास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो कि कहा गया था कि राइट टू रिप्रोडक्शन जो है एक एसेंशियल फेसेट है राइट टू लाइफ का, जो कि हमारे आर्टिकल 21 के तहत आता है और ये फंडामेंटल राइट के अंदर है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर ये कहा गया है कि राइट टू रिप्रोडक्शन, यानी कि जो रिप्रोडक्शन का अधिकार है वो हमारे राइट टू लाइफ के तहत आता है। सरोगेसी को रेस्ट्रिक्ट करना सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल में, ये थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हम लोग LGBT कम्युनिटी को, सिंगल पेरेंट्स को, ओल्डर पेरेंट्स को, ये कहीं ना कहीं हम लोग इनकी जो राइट्स है उसको वायलेट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा जो आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने जब सब बराबर है तो फिर इस तरीके का अधिकार सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को क्यों दिया जा रहा है। सिंगल पेरेंट्स के लिए ये ऑप्शंस क्यों नहीं है, LGBT कम्युनिटीज़ के लिए ये ऑप्शंस क्यों नहीं है, कोई ओल्डर कपल के लिए ये ऑप्शंस क्यों नहीं है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड है कि यहाँ पे इनफर्टिलिटी की जो डेफिनेशन है उसके साथ इश्यूज़ है। देखिए इनफर्टिलिटी यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा माना गया है ना कि अगर कोई कपल कंसीव नहीं कर पा रहे, इट मीन्स कि वो इनफर्टाइल है, यानी कि उनके अलावा और कोई रीजंस यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा वेक सिचुएशन आप कह सकते हो।
फॉर एग्जांपल मेडिकल कंडीशंस अगर हम लोग देखें जहाँ पे विमेन अगर कंसीव कर रही है बट वो बच्चे को कैरी नहीं कर पा रही है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, तो उनको यहाँ पे ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप सरोगेसी एक्ट करो। सरोगेसी को ऑप्ट करने के लिए बस यहाँ पे यही अधिकार दिया गया है कि एक कपल को इनफर्टाइल होना होगा, यानी कि मान लीजिए या तो मेल हो या तो फीमेल हो। तो ये तो एक गलत बात है ना, क्योंकि आप देखो कि कंसीव तो कर लेती है महिलाएं लेकिन वो कोख में रख नहीं पाती है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। सेकंड है कि इशू रिलेटेड टू द सरोगेट मदर बीइंग अ क्लोज रिलेटिव। अब यहाँ पे आप देखो कि एक्ट में, इस कानून में कहीं पे भी ये स्पेसिफाई नहीं किया गया कि क्लोज रिलेटिव होंगे कौन, और ये बात भी है कि क्लोज रिलेटिव जो है उनको यहाँ पे सरोगेट मदर बनने से रोका गया। तो फिर इस चीज़ को हम लोग कैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये इश्यूज़ है कि इसको क्लियर नहीं किया गया। वे फॉरवर्ड में कहा गया है कि टेकिंग केयर ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, गवर्नमेंट को यहाँ पे इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि जो पोस्टपार्टम होता है यानी कि बच्चे को डिलीवर करने के बाद जो यहाँ पे परेशानियाँ आती है, मदर की हेल्थ में थोड़ी सी आप देखते हो कि बहुत सारा चेंज होता है। ये 9 मंथ्स जब जन्म लेते हैं, जब बच्चे बनते हैं, तो उस दौरान और डिलीवरी करने के बाद महिलाओं को एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, एक डिप्रेशन आ जाता है, तो उस समय भी सरकार को यहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे रिसाइनिंग द टाइम फ्रेम फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट को यहाँ पे जो है टाइम स्टिपुलेटेड भी करना चाहिए, यानी कि जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलिटी जो यहाँ पे कहा गया है, तो जो कपल है उनको अलाउ करने से पहले, यानी कि आप देखो कि एक कपल है अगर उनको अलाउ किया जा रहा है कि ठीक है अब आप जो है इनफर्टाइल है तो सरोगेसी ऑप्ट कर सकते हैं, तो उससे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए कि कब तक एक कपल जो है आईवीएफ को यहाँ पे आईवीएफ के लिए ट्राई करे। साथ ही साथ यहाँ पे ओवर टाइम एक्सपेंडिंग है, यानी कि जो ऑप्शन है सरोगेसी का वो यहाँ पे ओवर टाइम है, जिससे कि कमर्शियल सरोगेसी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो सरोगेसी मार्केट को अगर एक्सपेंड करना है, प्रॉपर सेफगार्ड यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ओवर टाइम एक्सपेंडिंग जो है वो करना होगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग कमर्शियल सरोगेसी को भी इंक्लूड कर सके। टोटल बैन जो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कमर्शियल सरोगेसी का, ये यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं है। ओके, ये इस चीज़ों को पे भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कंसेप्चुअल थ्रू सरोगेसी, तो क्या क्या है ये चीज़ें कही गई कि इंटेंडेड पेरेंट से जो है यहाँ पे एग लिया जाएगा और स्पर्म लिया जाएगा जो मेल पार्टनर है, फिर यहाँ पे एम्ब्रॉय यहाँ पे बनाया जाता है, अंडे बनाए जाते हैं आईवीएफ के थ्रू, वो भी लैब में। देन यहाँ पे एम्ब्रॉय जो है वो आपका ट्रांसफ़र किया जाता है सरोगेट में, तो सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र किया जाता है, तब ये 9 महीने अपने कोख में रखेगी। ओके, टाइप्स ऑफ सरोगेसी हमने देख लिया। तो ये रही पूरी कानून जिसकी प्रोविज़न आपको समझ में आ गई होगी। आई होप कि मैं काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में यहाँ पे समझाने की कोशिश की हूँ। तो की फीचर्स यही है कि सरोगेसी को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे 2 बॉडी बनेंगे, एक तो है सेंट्रल में नेशनल असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड है। स्टेट में आप देखो कि स्टेट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एंड सरोगेसी बोर्ड है। रेगुलेशन क्या है सरोगेसी का, तो यहाँ पे आप देखो कि 2 टाइप्स है, अल्ट्रुस्टिक एंड कमर्शियल। कमर्शियल को बैन कर दिया गया है, अल्ट्रुस्टिक को यहाँ पे अलाउ की गई है। रजिस्ट्रेशन होगी सरोगेसी क्लिनिक की, ये मैंडेटरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो कि सरोगेट मदर के लिए है, एंड देन यहाँ पे कपल्स के लिए है, एंड देन यहाँ पे आपका सरोगेट मदर के लिए है, कपल्स के लिए एंड बच्चों के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है ये हमने देख लिया, एंड थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो 1-2 प्रॉब्लम भी यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है जिसको आप लोग देख लीजिए। एंड वे फॉरवर्ड में भी यहाँ पे बहुत अच्छी वे फॉरवर्ड बताई गई है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में आते हैं 2022 का है, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे पहले ध्यान रखने की कोई भी रिपोर्ट है तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है या पब्लिश किया जा रहा है, तो ये है आपका IMO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं रिपोर्ट के द्वारा अभी देखा गया है कि माइग्रेशन का डेटा, क्योंकि आप देखो कि पैंडेमिक का सिचुएशन और इस समय जो यहाँ पे माइग्रेशन का डेटा है और माइग्रेशन की जो स्थिति है वो थोड़ी सी यहाँ पे रिवर्स हो चुकी है। की फाइंडिंग में बताया जा रहा है कि 2022 का जो रिपोर्ट है इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मोबिलिटी है लोगों का कोविड-19 के कारण ये पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई है। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ चुकी है क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है, कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, बहुत सारे न्यू डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि आप देखो कि क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स भी हो रहे हैं। साथ ही जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा एस्टिमेट किया गया कि 143 मिलियन जो है लोग माइग्रेट किए हैं, वो भी यहाँ पे मीन्स यहाँ पे माइग्रेट करेंगे 2050 तक, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम बन चुका है। क्लाइमेट चेंज कहने का मतलब है कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस की इमिशन बढ़ती ही जा रही है, जिसका आप देख सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरा हो रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे, उसके कारण आप देखो कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते जा रहे हैं, सी लेवल जो है वो यहाँ पे राइज होते जा रहा है और उसके कारण बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज्ड हो रहे हैं। जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे पानी इंटर कर जा रही है, फ्लड लाइक सिचुएशन अराइज हो रही है, बहुत सारे लोगों की जो है वो लाइफ और जो उनका रहने सहने का जो तरीका था वो सारी चीज़ें यहाँ पे वैनिश हो जा रही है।
इंटरनेशनल अगर माइग्रेंट की बात करें तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि 1970 से, और आज की डेट में होल पॉपुलेशन का 3.6% है जो कि माइग्रेट करता है। वर्ल्ड आप देखो यहाँ पे वर्क इज़ द मेजर रीज़न। लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? काम की वजह से। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से होता है। तो काम की वजह से लोग जो है ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। 61% जो ग्लोबल माइग्रेंट्स है वो या तो यूरोप में रहते हैं या तो एशिया में रहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट पीपल होते हैं वो एशिया में है और यूरोप में है। माइग्रेशन अगर वर्क का देखें ना तो इससे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल रेमिटांस भी बढ़ रही है। रेमिटांस कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि इंडिया के कुछ लोग हैं, वो जाते हैं काम करने के लिए कहाँ, तो अमेरिका जाते हैं, यूएस, यूरोप कंट्रीज़ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब जाते हैं वो कमाते हैं, कुछ अर्न करते हैं और उसी चीज़ को हमारे देश में वापस भेजते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली कोई तो सगे संबंधी यही होंगे तो उनको वापस भेजते हैं। अब जब वो कमा के पैसे वापस भेजते हैं ना, तो इसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं। तो आप लोग को पता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेमिटांस हासिल करने वाले देश भी हम ही लोग हैं, क्योंकि वर्ल्ड में आप देखो कि पूरी तरीके से डायस्पोरा बिखरे हुए हैं हमारे। माइग्रेशन अगर हम लोग देखें कोविड-19 में तो यहाँ पे स्मॉल ड्रॉप देखने को मिला 2.4% तक। 2020 में क्या है कि इंडिया, चाइना और मैक्सिको, फिलीपींस, इजिप्ट है जो कि टॉप में रहे। टॉप 5 यहाँ पे रेमिटांस रिसीविंग कंट्रीज़ है। तो इंडिया हम लोग जो है सबसे टॉप में रहते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसको भी यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिससे कि हम लोग इरेगुलर जो माइग्रेशन है उसको सपोर्ट कर सके। साथ ही बहुत सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है जिनके द्वारा यहाँ पे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह हो गया, तो इन सबको यहाँ पे किसी तरह हार्नेस किया जा रहा है। कोविड-19 पैंडेमिक अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ बन चुकी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। जैसे कि आप देखो कि लोगों को चोरी करके उनका तस्करी किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ी है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो अभी तक ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो माइग्रेशन का है उनको और रिफ्यूज़ी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा यहाँ पे सक्सीड नहीं हुई है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूज़ी के ऊपर ये आपका एक आर्टिकल है जो कि इसको देख लेते हैं। ये इंडोर्स किया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। कब किया गया था? तो 2018 में, दिसंबर मंथ में। यहाँ पे क्या है ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है होस्ट कंट्रीज़ और जो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको यहाँ पे शेयर किया जाता है, जिससे कि जो रिफ्यूज़ी है उनके लिए बेटर सपोर्ट हो सके। ओके, वन थिंग इज़ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइग्रेशन एंड रिफ्यूज़ी। माइग्रेंट्स और रिफ्यूजी के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताइए। देखिए, माइग्रेट वो लोग करते हैं ना, माइग्रेट जब कब कौन लोग माइग्रेट करते हैं, और माइग्रेट करने का एक ही प्रोविज़न है कि लोग अपने मन से करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, दूसरे देश या फिर दूसरे शहर जाना है, तो आप अपनी इच्छा से जाते हो, तो इसको कहते हैं कि आपने माइग्रेशन कर लिया। यानी कि अपने घर से, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर आप दूसरी जगह पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपने अच्छी अर्निंग के लिए आप जा रहे हो। लेकिन रिफ्यूज़ी कहने का मतलब है कि जब आप नहीं चाहते हो लेकिन आपको फोर्सफुली जो है आपको भगाया जा रहा है, या फिर आपको फोर्स किया जा रहा है कि आप इस जगह को छोड़ के कहीं चले जाओ, तो उसको हम लोग रिफ्यूज़ी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्यूज़ी के लिए ये रिपोर्ट है और माइग्रेशन के लिए अभी हम लोग जो रिपोर्ट देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक फ्रेमवर्क होता है जिससे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग है, ये चीज़ें को यहाँ पे देखा जाता है। ब्लूप्रिंट है सरकार के लिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अदर स्टेक होल्डर्स के लिए, कि वो यहाँ पे इंश्योर करे कि होस्ट कम्युनिटीज़ जो है उनको यहाँ पे सपोर्ट मिले, कि वो कैसे रह सकते हैं, जो भी उनको सपोर्ट की ज़रूरत है उनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट मिले। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इंडिया जो है, इंडियंस जो है वो माइग्रेट करते हैं। टॉप 5 डेस्टिनेशन कहा जा रहा है इंडिया के लिए जो जाते हैं। हमारे देश से सबसे ज़्यादा जो लोग जाते हैं वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाते हैं, उसके बाद सेकंड है यूएसए जाते हैं, एंड थर्ड है सऊदी अरेबिया जाते हैं, फोर्थ है पाकिस्तान जाते हैं, एंड फिफ्थ है ओमान जाते हैं। तो ये 5 ऐसी कंट्री है जो कि यहाँ पे वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट के द्वारा बताई जा रही है कि हमारे इंडियंस कहाँ कहाँ जाते हैं। माइग्रेशन एट ए ग्लांस अगर हम लोग देख लें लास्ट 21 ईयर्स में, तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आप देख सकते हो, ये 2000 का रिपोर्ट है, ये 2022 का रिपोर्ट है, तो ये आपका इंक्रीज़ हुआ है। एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन का देखें जो कि माइग्रेट हो चुका है, तो ये भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। एस्टिमेटेड प्रोपोर्शन है कि फीमेल जो माइग्रेट हुई है इंटरनेशनल माइग्रेशन, तो ये भी आपका थोड़ा सा घट गया है। अगर देखें कि इंटरनेशनल माइग्रेशन जो है बच्चों का, तो ये भी घट चुका है। नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर देखें तो ये तो पहले अवेलेबल नहीं था, अब आप देख सकते हो। ग्लोबल इंटरनेशनल रेमिटांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। नंबर ऑफ रिफ्यूज़ी जो है वो भी इंक्रीज़ हुई है। नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, यानी कि अपने ही देश में अपनी ही जगह पे जो डिस्प्लेस कर दिया गया, तो ये भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। ओके, तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि जो माइग्रेशन रिपोर्ट है इससे ये पता चल रहा है कि लोग जो है ना एक जगह से दूसरी जगह वो यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, बट कोविड-19 के कारण आप देखो कि रिवर्स माइग्रेशन स्टार्ट हो गई थी। इट मीन्स कि लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं और जहाँ को छोड़ कर दूसरी जगह गए थे वो वापस अपनी जगह वापस लौट आ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। साथ ही की फाइंडिंग पे थोड़ा ध्यान रखना है कि हम पूरे वर्ल्ड में आप देखो एशिया और यूरोप है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं,
और हमारे देश का क्या हाल चाल है, कौन सी टॉप 5 कंट्रीज़ है, और साथ ही साथ ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन रिफ्यूजी, इसे भी हम लोग ने डील कर लिया। न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, अगेन एक अलग रिपोर्ट है और इसको यहाँ पे आपका प्रेजेंट करता है ये डेटा ग्लोबल वेल्थ के बेसिस पे, यानी कि इनइक्वालिटी देखा जाता है। तो इनइक्वालिटी आप किसके बेसिस पे देख सकते हो, सबसे पहले पैसे के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि मेल फीमेल में ही अपने आप में इनइक्वालिटी है। एक लॉजिकल इनइक्वालिटी भी देखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि कोई भी रिपोर्ट आप पढ़ते हो तो उसकी 2-3 चीज़ देखो। सबसे पहले ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सेकंड है कि इस रिपोर्ट का एम क्या है, क्या चीज़ें देखी जाती है, एंड थर्ड की फाइंडिंग क्या है अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो ये रिलीज़ किया जाता है पेरिस बेस्ड वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब है। ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे रिसर्च वगैरह को प्रमोट करना है ग्लोबल इनइक्वालिटी डायनेमिक्स में। अब वेल्थ इनइक्वालिटी देख लेते हैं। तो इनकम और जो वेल्थ इनइक्वालिटी है ना वो बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो इनइक्वालिटी विद इन कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। एक देश में अगर आप विभिन्नताएँ देखोगे, इनइक्वालिटी देखोगे तो ये सबसे ज़्यादा है। शेयर अगर हम लोग वेल्थ का देखें तो पब्लिक सेक्टर से ये आपका जो है ज़ीरो है, यानी कि ज़्यादा नहीं है, और नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा रिच कंट्रीज़ में। इनकम इनइक्वालिटी आप देख सकते हो कि मिडिल ईस्ट और जो नॉर्थ अफ्रीका है वो मोस्ट अनइक्वल रीजन है ना। मिडिल ईस्ट वाला जो देश है आपका जिसमें आपका सऊदी अरेबिया, ओमन, ईरान, इराक, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। लेकिन ये चीज़ें भी बताई जा रही है कि इंडिया की अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो कहा जा रहा है कि मोस्ट अनइक्वल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। और टॉप 10 यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंट है, जिसमें कि 57% ये नेचुरल टोटल नेशनल इनकम का है, और बॉटम 50% जो है वो यहाँ पे जस्ट 13% है, जो कि 2021 में था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा कि हम लोग में इनइक्वालिटी तो भर भर के है, जो कि आप भी फील करते होंगे। जेंडर इनइक्वालिटी की बात करें तो वुमेन का जो इनकम में शेयर है घर से, वर्क से, तो ये 30% है, और जो कि लेस देन है आज के डेट में जो मेल का है, आज के डेट में जो है 35%। फीमेल की अगर लेबर इनकम देखें इंडिया में तो ये 18% है, जो कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में और ऑन एन एवरेज आप एशिया में देखो तो बहुत कम है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी तो बहुत ज़्यादा है। इकोलॉजिकल इनइक्वालिटी देखें तो वेल्थ इनइक्वालिटी जो है इसमें स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन इमिशन हो रही है, क्लाइमेट चेंज गोल है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो इसमें जो है हाईएस्ट एवरेज पर कैपिटा इनकम है 27% का। बॉटम 50% पॉपुलेशन का अगर इंडिया में आप देखोगे तो ये रिस्पॉन्सिबल है 5 टाइम्स आपको कम इमिशन देखने को मिलेगा, जो एवरेज यहाँ पे आपका 50% यूरोपियन यूनियन का है। तो हर जगह आप देख सकते हो कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ बहुत भर भर के है कि नहीं। अब इससे रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, जो कि बताया जा रहा है कि इंडिया में कैसी इनइक्वालिटीज़ है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में बताया गया है कि 31% जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेवलपमेंट में इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 41% इनइक्वालिटी में अगर हम लोग देखें तो ये कम हुआ है, ठीक है। यानी कि जो भेदभाव हमारे देश में किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, सेक्स, ये सारे बेसिस पे जो किया जाता है, तो अब यहाँ पे थोड़ा कम हो रहा है, ये बताया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा। यूपी में आप देख सकते हो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का सॉरी आवाज़ कैसे फंस रही है। यूपी में आप देख सकते हो कि 37% तक टोटल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नीचे, यानी कि पॉवर्टी लेवल के नीचे, यानी कि यहाँ पे गरीब लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वही आप देखोगे कि केरल में ये 0.7% है, यानी कि केरल में गरीब पॉपुलेशन बहुत कम है, यूपी में बहुत ज़्यादा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि ये इंडेक्स भी आपका जो रिलीज़ किया जाता है ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा लाया गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे मल्टी डायमेंशन देखा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे देखा जाता है कि एक लोग जो है गरीब कैसे हैं, क्या उनको शिक्षा मिलता है, क्या उनके हेल्थ पे ध्यान रखा जाता है, या फिर उनकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो ये ईच एंड एवरीथिंग देखा जाता है, जिससे ये कंक्लूजन लाया जाता है कि हाँ एक इंसान जो है कितना गरीब है और कैसे गरीब है, ठीक है। हायर इंप्रूवमेंट बाय लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उनमें इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिली है। जैसे कि कुछ राज्य है, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, इनमें आप देखोगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई में ध्यान दिया गया है, इंडोर एयर पॉल्यूशन पे ध्यान दिया गया है। तो अब ये तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, आई डोंट नो कि ग्राउंड लेवल पे कितना सही है। नेक्स्ट है शी इज़ अ चेंज मेकर प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम लाया गया है, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा लॉन्च की गई है। एक पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, यानी कि हमारे पूरे देश में इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। शी इज़ अ चेंज मेकर। अब ये वुमेन के लिए है, और वुमेन के लिए कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स में वुमेन को यहाँ पे दर्शाने के लिए लाया गया है। इसका एम यही है कि पॉलिटिकल लीडर जो वुमेन है ना उनकी यहाँ पे ग्रास रूट लेवल में इसको इंक्रीज़ करना है, यानी कि जो लीडरशिप स्किल्स है उनको इम्प्रूव करना है। इसका एम यही है।
साथ ही आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे विमेन की जो रिप्रेजेंटेटिव है इससे हर एक लेवल पे इंक्रीज़ होगी, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे पार्लियामेंट मेंबर हो या फिर पॉलिटिकल वर्कर्स हो। क्योंकि आज के डेट में आप देखोगे कि नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो विमेन की संख्या है वो बहुत कम है। अब आते हैं नीति आयोग के द्वारा एक यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG यानी कि यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है स्पेशली फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे रिलीज़ की गई है, वो भी 2021 और 2022 का। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अगर हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और डैशबोर्ड देखें तो ये एफर्ट्स लाया गया है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो डोनर है उनके द्वारा। जिससे कि यहाँ पे आप देखो कि पूरी तरीके से डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि टोटल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसमें टोटल आप देखो 17 गोल है और यूनाइटेड नेशन की आपकी इनिशिएटिव है जो कि कहा गया है कि 2030 तक ये 17 गोल्स को यहाँ पे अचीव करनी है इसकी टारगेट। तो हमारे देश में आप देखो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे 7 सिस्टर्स है जिसमें कि आपका मणिपाल, यहाँ पे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और साथ ही साथ आपका यहाँ पे नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आ गए। तो ये सारे 7 सिस्टर्स है। ओके, मणिपुर है, मणिपाल नहीं है, तो वो स्लिप ऑफ टंग था। तो ये एक स्टेप्स है जिससे कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इस नॉर्थ ईस्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो इस एरिया में बहुत कम है। अब नॉर्थ ईस्ट रीजन के अगर हम लोग की इनिशिएटिव देखें तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाया गया है, जिसमें कि इनोवेटिव प्लान्स जितने भी होंगे वो फार्मर्स को, किसानों को यहाँ पे बेटर तरीके से फैसिलिटेट किया जाएगा, किसानों को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, ऑर्गेनिक सीड्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। देखिए सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य है पूरे देश में जो कि पहली यहाँ पे ऑर्गेनिक स्टेट है। तो अगर उसी रीजन से यहाँ पे एक स्टेट निकल सकता है तो दूसरा स्टेट जो है वो ऑर्गेनिक स्टेट क्यों नहीं बन सकता। तो ऑर्गेनिक सीड्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर यहाँ पे इनको ध्यान दिया जाएगा। फिर है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम, जिसके ऊपर 2021 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है। न्यू कल्टीवेटर्स आप देखो यहाँ पे 50% जो न्यू कल्टीवेटर्स है ना वो टारगेट किया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही होंगे। आत्मनिर्भर यहाँ पे हस्तशिल्पकार स्कीम बाय नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिससे कि आप देखते हो कि बहुत सारी चीज़ें जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग जो है हाथों से बनाते हैं, उनकी अपनी खुद की ब्यूटी है, टैलेंट है, स्किल्स है, तो उस चीज़ को और बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे स्कीम्स लाए गए। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कि रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप देखते हो कि कनेक्टिविटी की बहुत कमी है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे इस स्कीम को लाई गई है। साथ ही नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, जिससे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मींस कोविड-19 के कारण हम लोग देख चुके हैं कि हर एक जगह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या हालत है। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि हम लोग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे इंक्रीज़ करें, बूस्ट करें। उसके लिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम लाया गया है। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि इस तरीके की इंडेक्स लाने का क्या है। तो आप देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हर एक स्टेट और हर एक डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे स्ट्रेंथन करना है। साथ ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इंडेक्स है, उसको इस्टेब्लिश करना है कि जिससे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे मॉनिटर हो सके। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अनेबल करना है कि वो क्रिटिकल सेक्टोरल गैप्स को अपना आइडेंटिफाई करें और हेल्दी कंपटीशन जो है उसको भी प्रमोट करें, जो भी रीजन है हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे रोड मैप लाया गया है कि अर्बन इंडिया को गार्बेज फ्री करना है। यानी कि बेसिकली आप देखो कि इतनी पॉपुलेशन को तो यहाँ पे सैनिटेशन, साफ़ सफाई देना है और कचरे फ्री करना है वैसी जगह पे जो कि अर्बन है, शहरी क्षेत्र है। तो यहाँ पे आप देखो कि स्टार जो रेटिंग प्रोटोकॉल है गार्बेज फ्री सिटीज़ का, वो यहाँ पे टूल किट लाया गया है। तो टूल किट यहाँ पे अलाइन किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अर्बन है 2.0, इसमें क्या क्या प्रायोरिटीज़ है, हायर वेटेज दिया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है, इसको लॉन्च किया गया था ओवरऑल विज़न के साथ कि यहाँ पे गार्बेज फ्री बनानी है सिटीज़। ओके, यानी कि एक की ऑब्जेक्टिव है कि जिससे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ को एटलीस्ट 3 स्टार गार्बेज फ्री देना है। अब ये 7 स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल भी है, इट मीन्स कि गार्बेज जो फ्री सिटीज़ होंगे इसमें 7 स्टार भी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिटी के द्वारा डिक्लेयर किया जाएगा 1st स्टार, 3rd स्टार, 5th स्टार एंड 7 स्टार। ओके, इस तरीके से है। तो डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ पे स्टेट के द्वारा, थर्ड पार्टी असेसमेंट होगी, फिर यहाँ पे फाइनली जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे सर्टिफिकेट दी जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम। इंडिया और जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इनके द्वारा $350 मिलियन तक का यहाँ पे लोन साइन किया गया, जिससे कि जो अर्बन सर्विस है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। सबसे पहले सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया है, जिससे कि जो भी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस है अर्बन रिफॉर्म के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा।
सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम लाई जाएगी कि जो भी यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ लेवल पे है उनको जो भी सर्विस यहाँ पे देना है वो बेटर तरीके से यहाँ पे आपका दिया जा सके। अब ADB की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो यहाँ पे नॉलेज और एडवाइजरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को। साथ ही यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ को भी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जितने भी लो इनकम स्टेट्स वगैरह हैं। ओके, अटल रैंकिंग है यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में, जिसे अरिया कहते हैं। तो अरिया जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये इनिशिएटिव है। तो दिस इज़ वेरी ये आपका अनकॉमन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें कि सारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में उनको रैंक किया जाता है। जैसे कि IIT मद्रास है तो ये टॉप में है, इसके बाद IIT बॉम्बे है, तो ये याद रखना है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा सबमिट किया गया है कि रिफॉर्म इन कंटेंट एंड डिज़ाइन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक रिपोर्ट, जो स्कूल का टेक्स्ट बुक रिपोर्ट है उसका कंटेंट और जो डिज़ाइन है उसमें चेंज करना है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन कमेटी के द्वारा दी गई है कि मैंडेटरी स्टैंडर्ड जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए टेक्स्ट बुक से रिलेटेड, उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या ग्राफिक्स है और कैसी लेआउट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना कि टेक्स्ट बुक को ऐसा बनानी चाहिए, किताबें ऐसी होनी चाहिए जो कि एक चाइल्ड फ्रेंडली हो। आप लोग भी जो भी बुक पढ़ते हो, अगर आपका मन लग जाता है, आपके अकॉर्डिंग जो है वो कलर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, तो पढ़ने में अच्छा लगता है। तो बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए टेक्स्ट बुक, उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस के लिए रिकमेंड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ, तो इसी में सारी बातें बताई जा रही है। फिर है यहाँ पे श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना जो है यहाँ पे 66 जो डेथ एनिवर्सरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जिसे महापरिनिर्वाण दिवस कहते हैं, इस समय इसको लाया गया श्रेष्ठ योजना। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि किसके डेथ एनिवर्सरी में लाया गया है या फिर ये आपका किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। तो दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका एम है कि सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट करना, जैसे कि बाबा अंबेडकर जी का यहाँ पे सपना था कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट करना है, उनके लाइफ को बेटर करना है, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को यहाँ पे इम्प्रूव करना है, इक्वालिटी रहने का जगह देना है, इक्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन देना है प्राइवेट स्कूल में। तो इस शेड्यूल कास्ट के लिए मेनली इन्होंने लड़ा था, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ के लिए भी लाया गया है इनके डेथ एनिवर्सरी में। शक्ति क्रिमिनल लॉज बिल लाया गया है। तो ये बिल है जो कि एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये महाराष्ट्र असेंबली के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। शक्ति क्रिमिनल है, इट मीन्स कि विमेन और जो चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट में यहाँ पे ये क्राइम को रोकने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पे आप देखो डेथ पेनाल्टी इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर कोई यहाँ पे एसिड अटैक करता है, रेप करता है, गैंग रेप करता है, तो ऐसे जो घिनौने क्राइम है उनके लिए डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, डिस्पोजल ऑफ केसेस, इन सब में कम टाइम लगे, इस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया है। तो ये जब कानून बन जाएगा तो फिर से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी ये बिल है तो कोई मतलब नहीं बनता है। सेंटर के द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस रिवाइज किया गया है कि यहाँ पे कोर्स ग्रेन को प्रोक्योर करने का। तो ये देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके द्वारा यहाँ पे गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे जो कोर्स ग्रेन है उनको प्रोक्योर करना, एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और डिस्पर्स करना है। साथ ही यहाँ पे जो ज्वार है, रवि है और जो रागी है उनके भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा गया है कि लॉन्गर पीरियड जो है 6 to 7 मंथ्स होनी चाहिए। इस गाइडलाइंस के अंदर आप देख सकते हो कि स्टेट्स को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि जो कोर्स ग्रेन है वो किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ पे MSP है कि अगर उनका यहाँ पे कोर्स ग्रेन है और अगर वो यहाँ पे मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, मार्केट में नहीं बिक रहा है, तो सरकार यहाँ पे एक MSP तय कर देती है कि 10 रुपीज़ पर केजी जो है यहाँ पे या 40 रुपीज़ पर केजी वो यहाँ पे परचेज़ करेंगे। तो किसानों के पास एक यहाँ पे मौका होता है कि सरकार तो इतने में इनसे परचेज़ कर लेगी, तो वो मार्केट में इससे ज़्यादा पैसे पे इनको बेचते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे यहाँ पे जो है किसानों से खरीद लिया जाता है कोर्स ग्रेन। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इस तरीके से जो आप देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन पीरियड को इंक्रीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। तो इससे यहाँ पे प्रोक्योरमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार इसको प्रोक्योर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा इस कमोडिटीज़ को कंज्यूम किया जाएगा, लोग जो है यहाँ पे कंज्यूम करेंगे और जो PDS है यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके थ्रू जो है लोगों तक पहुँचाया जाएगा। अदर जितने भी वेलफेयर स्कीम है जिसमें कि लोगों को अन्न वगैरह, भोजन वगैरह दिया जाता है, तो वहाँ तक यहाँ इस स्कीम के थ्रू पहुँचाया जाएगा। इससे प्रोक्योरमेंट इंक्रीज़ होगा, तो नंबर ऑफ जो फार्मर्स है, किसान है, वो उनको बेनिफिट होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खरीदेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप देखो प्रोक्योरमेंट जो है मेनली गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और UP वाले रीजन में देखने को मिलेगा। कोर्स सीरियल को कंज्यूम करने से क्या होता है कि मल न्यूट्रिशन जो बच्चों में और एडोलेसेंट में होती है, जो कुपोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि वाइटामिन, प्रोटीन, विटामिन ये सब जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है खाने से नहीं मिलता है, तो कोर्स सीरियल से यहाँ पे बच्चे और एडोलेसेंट में जो कुपोषण का शिकार है वो यहाँ पे दूर हो पाएगा। कोर्स ग्रेन में आप देखो हाईली न्यूट्रियस होते हैं, नॉन एसिड फॉर्मिंग होती है, ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें बेटर डाइटरी प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्वार और जो यहाँ पे शोरगम मिलेट है और रागी मिलेट है, इसका यहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशन दिया गया है।
टेम्परेचर कैसी चाहिए, यहाँ पे ज्वार और सोरगम अगर मिलेट की बात करूँ तो गर्म होना चाहिए, एरिड क्लाइमेट हो जिसमें कि 20 to 35 डिग्री सेल्सियस तक खरीफ सीजन में हो और 15 डिग्री सेल्सियस तक रबी सीजन में हो। रेनफॉल की कितनी ज़रूरत है, तो ज़्यादा नहीं, 45 से 100 सेंटीमीटर्स तक जो है हर एनुअली यहाँ पे रेनफॉल की ज़रूरत है। कैसी मिट्टी होनी चाहिए, सैंडी लोमी सॉइल होनी चाहिए और पीएच रेंज कितना है, 6 से 7.5। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, तो ज्वार और सोरगम मिलेट का यहाँ पे आप देखो महाराष्ट्र जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। रागी और फिंगर मिलेट की बात करें तो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं, यहाँ पे 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है। रेनफॉल अगर देखें तो हाँ यहाँ पे आपका ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत है एज़ कंपैरिजन टू ज्वार और सोरगम मिलेट। ये 70 to 120 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए। कैसी मिट्टी चाहिए, तो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, ये लैटराइट सॉइल में भी आपका उगाया जाता है। कर्नाटक जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका रागी का प्रोड्यूसर्स है, तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि रागी जो है साउथ में सबसे ज़्यादा होती है। फिर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपका रूल्स लाया गया है 2021 का, जो कि इसमें कहा जा रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की जो थी, इसका एम था कि जो लोग यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, हम जैसे लोग हैं दुकान जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हमारा अधिकार है कि हम लोग सब कुछ जाने कि हम लोग जो खरीद रहे हैं वो सही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कि नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ईच एंड एवरीथिंग हमें पता होना चाहिए। तो इस कानून के तहत आप देख सकते हो कि 3 टियर जो क्वासी जुडिशियल मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड किया गया कि जो भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है, उसको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप देखो कि जुरिस्डिक्शन दी गई है, डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अप टू 1 करोड़ तक, स्टेट में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक और नेशनल में 10 करोड़ से ऊपर। न्यू यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रखा गया है कि 50 लाख तक का भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में देखा जाएगा, स्टेट में 50 लाख से अप टू 2 करोड़ है और नेशनल में 2 करोड़ से ज़्यादा। मैकेनिज्म इस एक्ट के तहत क्या क्या दिया गया है कि सबसे पहले कंप्लेंट डिसाइड करना है, वो भी 3 मंथ्स में, 3 मंथ्स में यहाँ पे कंप्लेंट को डिस्पोज कर देना है। ऑप्शन होगा कि कंप्लेन इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, यानी कि ई दाखिल पोर्टल लाया जा रहा है जिसमें कि अब जो लोग हैं, हमें अगर कंप्लेन करना है तो हम लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ऑनलाइन भी इस पोर्टल में कर सकते हैं। ऑप्शन है कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होगा वो मीडिएशन के थ्रू होगा। अब ना कोई कोर्ट जाने की ज़रूरत है, ना ट्रिब्यूनल जाने की ज़रूरत है, यहाँ पे थर्ड पार्टी होंगे जो कि मीडिएशन कराएंगे, यानी कि 2 पार्टी के बीच में सलाह मशवरा करा के जो भी परेशानी है उसका यहाँ पे हल निकालेंगे। तो ये सारी बातें इसके तहत की गई है। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे हमारे सोशल इश्यूज़ की जो आर्टिकल है वो सब कंप्लीट होती है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगे होंगे, फ्रूटफुल लगे होंगे, तो उसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हो। डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़ने के लिए करंट अफेयर्स की वीडियोस देखनी है तो आप लोग यहाँ पे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।